प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना है बिंदु आवेश। तो सबसे पहले देखना है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है, उसके बाद देखना है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है। ये कूलम का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना इसे समझे हुए आप इलेक्ट्रोस्टैट बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी के तुलना में बहुत कम होता है तो ऐसा आवेश बिंदु आवेश कहलाता है। एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, ये दो गोला है, ये आवेशित है। मान लिया जाए ये धनावेशित है, ये भी धनावेशित है। इसके बीच की दूरी, एक दूरी हम ये दिखा रहे हैं और दूसरी दूरी इसके केंद्र से मिलाने वाली दूरी दिखा रहे हैं, ये दूरी। तो अगर आप इस दूरी की बात करेंगे या फिर इस दूरी की बात करेंगे तो ये दूरी इसके आकार की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए इसे बिंदु आवेश नहीं कह सकते। ये बिंदु आवेश नहीं हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। नीचे देखिए दो गोला दिया हुआ है, ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी देखिए काफी अधिक है यार, और गोला का साइज भी छोटा है, इसलिए इसे हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। इस पर जो आवेश है इसे बिंदु आवेश कह सकते हैं, लेकिन इस पर जो आवेश है इसे बिंदु आवेश नहीं कह सकते, क्योंकि इसका साइज इसकी दूरी की तुलना में, क्योंकि इसका आकार इसके दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो बिंदु आवेश क्लियर हो गया होगा। यदि आवेशों के बीच की दूरी उसके आकार की तुलना में काफ़ी अधिक हो तब भी वैसे आवेश को बिंदु आवेश कहेंगे, नहीं तो उसे बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। तो ये कूलम का नियम बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल है। अभी बताए थे कि बिंदु आवेश क्या होता है, इसे ध्यान रखना है। ये बिंदु आवेश के बीच ही बल लगता है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ दो आवेश है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों के बीच की दूरी r है। माना दो आवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो बल F समानुपाती होता है Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण। अगर किसी आवेश के दोनों साइड मॉडुलस लगा देते हैं तो ये उसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती होता है, ये समानुपातिक चिन्ह है। तथा उसके बीच की दूरी r के वर्ग स्क्वायर है का व्युत्क्रमानुपाती है, ये उल्टा है। उसके बीच की दूरी r के वर्ग का उल्टा है। तो ये दोनों कूलम का नियम है। दोनों समीकरण को मिलाने पर, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 by r स्क्वायर। इसमें देखेंगे अगर ये एक मान लिया जाए, इसे दो मान लिया जाए, तो इसमें देखेंगे तो ये बोलता है कि F समानुपाती Q1 Q2 का मॉडुलस है, अर्थात Q1 Q2 का परिमाण है, और इसमें बोल रहा है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें दोनों आ गया, इसमें मॉडुलस वाला भी आ गया, परिमाण भी आ गया और साथ साथ दूरी भी आ गया। तो ये कूलम के दोनों समीकरणों को व्यक्त कर रहा है। समानुपाती हटाने पे एक कांस्टेंट लगेगा k, अर्थात F इज इक्वल टू हो जाएगा k Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर। यहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है जिसे अस्थिर वैद्युतिक नियतांक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है तथा एसआई पद्धति में इसका मान लगभग 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। तो इस के का जो मान है, के का मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, अर्थात के बराबर इतना। यदि के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें तो बल का समीकरण हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चूंकि पीछे देखे थे F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तक के बदले रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ये। तो ये बल का दूसरा समीकरण हुआ, पहला समीकरण ये हुआ। दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कहलाती है। एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस संकेत को एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। चूंकि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के, इसलिए इसका मान रख देते हैं 1/4 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना के का मान है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। इसी को ये देखिए कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो इसी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। ये सी स्क्वायर ऊपर चला गया तो सी स्क्वायर बटे NM स्क्वायर हो जाएगा। इसी को लिखते हैं 8.85 गुना 10⁻⁻12 सी स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2। ये ऊपर चल जाने से ये, तो एप्सिलॉन नॉट का ये मान होता है, इसे भी याद रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में एप्सिलॉन नॉट का ही मान पूछ लिया जाता है। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चूंकि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F गुना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, तो 1/f की बीमा 1/ml T⁻⁻2 होता है और Q1 का बीमा होता है IT। फिर एक Q है, इसकी बीमा हो गया IT और नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का बीमा होता है L। इसलिए अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा M, एक L यहाँ है 2 L यहाँ है, ML Q और T का पावर -2। इसी को अगर लिखेंगे I स्क्वायर, M ऊपर ले जाएंगे M-1 हो जाएगा, L ऊपर ले जाएंगे L-3 हो जाएगा और T ऊपर जाएगा T का पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया बीमा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M-1 L3 T का पावर -2 और I2। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट की बीमा। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब के का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट का निकाले हैं उसी तरह से के का भी निकाल सकते हैं। चूंकि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2, के इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बट Q1 इंटू के, Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू के, तो के बराबर हो गया F इंटू आर स्क्वायर बट Q1 इंटू Q2। इसलिए F की बीमा होती है
ml(t⁻²) r² की विमा होती है L2, Q1 का विमा होता है IT, Q2 का विमा भी होगा IT, तो ऊपर हो गया mLQ, एक यहाँ है दो यहाँ है 3t⁻², बाय नीचे एक I यहाँ एक I यहाँ I², यहाँ एक T यहाँ एक T यहाँ T², ऊपर ले जाएंगे तो mLQ T² गुना I का पावर -2 और T का पावर भी -2, तो यहाँ हो जाएगा mLQ T का पावर -4 और I का पावर -2, ये बीमा हो जाएगा। कूलम के नियम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला है, यदि आवेशों के चिन्ह समान हो तो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा यदि आवेशों के चिन्ह विपरीत हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये -Q है, दूसरा आवेश भी -Q है, तो चूंकि ये दोनों समान चिन्ह वाले आवेश हैं, इसलिए ये इसे धकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इधर बल लगाएंगे। ये आवेश भी इसे इधर बल लगाएंगे F, तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह से अगर दोनों समान आवेश हो, QQ हो प्लस प्लस, तो पर भी प्रतिकर्षित करेंगे, ये इधर प्रतिकर्षित करेंगे, ये इधर। अगर दोनों विपरीत हो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आवेश इसे आकर्षित करेंगे, ये इसे आकर्षित कर रहे हैं और ये भी इसे आकर्षित कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या दिशा में होता है। तो देखिए, यहाँ जो बल लग रहा है, मान लिया जाए ये Q1 है, ये Q2 है, ये लाइन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ सकता है और ये ऐसे बढ़ सकता है इधर। तो ये लाइन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा इधर इस दिशा में। तो ये जो बल लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगेगा। अगर Q1 को प्रतिकर्षित करेगा तो इधर बल लगाएगा, ये भी इसी रेखा की दिशा में बल लगाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर बल लगाएगा इधर बल लगाएगा, ये नहीं संभव है। यहाँ भी ये संभव नहीं कि इधर बल लगाएगा इधर बल लगाएगा, ये संभव नहीं है। सिर्फ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगा सकता है। कूलम बल, जिसे विद्युत बल भी कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल एक्शन रिएक्शन फोर्स है, अर्थात दो आवेश एक दूसरे पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। फिर से यहाँ देखते हैं एक उदाहरण लेकर के। Q1 Q2 दो आवेश हैं। अगर ये बल इधर लगाया, अर्थात दोनों आवेश समान चिन्ह वाले हैं, तो ये आवेश भी Q2 भी इस पे बल लगाएगा और ये इधर लगाएगा, विपरीत दिशा में लगाएगा। इसलिए बोला गया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया है। अगर Q1 ने Q2 पर क्रिया किया F, तो Q2 ने भी Q1 पर प्रतिक्रिया दे दिया F, जिसका दिशा विपरीत है। ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, लेकिन परिमाण समान है, ये भी F है और ये भी F है। विद्युत बल एक संरक्षी बल है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका क्या मतलब है? संरक्षी बल किसे कहते हैं, पहले वो समझते हैं। वैसा बल जिसके द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, संरक्षी बल कहलाता है। मान लीजिए एक आवेश है Q, जिसे A बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ लाया गया और फिर इसी आवेश को यहाँ से लेके यहाँ लाया गया, इसी A बिंदु पर। इधर से इसे A से B पर लाया गया और फिर वापस घुमा करके
बी से ए पर लाया गया, तो ये बंद लूप बन गया। जिस बल के प्रभाव में ये ए से बी और बी से ए तक वापस आया है, उस बल द्वारा किया गया कार्य अगर शून्य होगा तो वो बल संरक्षी बल कहलाएगा। कहने का मतलब है कि W ए से बी तक जो जाने में कार्य हुआ वो WAB प्लस बी से ए तक जो आने में कार्य हुआ WAB, अगर ये 0 है तो ये संरक्षी बल है, नहीं तो यह संरक्षी बल नहीं है। तो कूलम बल या विद्युत बल संरक्षी बल है। बंद लूप में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इसका एक और परिभाषा है, या वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि WAB बराबर माइनस WBA होना चाहिए, अर्थात ए से बी तक ले जाने में जो कार्य हुआ वो बी से ए तक आने में किए गए कार्य का विपरीत होना चाहिए। अब ये पथ अलग है, ये पहला पथ है ये अलग है, ये दूसरा पथ है ये अलग है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करता, तो फिर इसके द्वारा किया गया कार्य अलग होता और इसके द्वारा किया गया कार्य अलग होता। लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान है, इसलिए दोनों में किया गया कार्य का मान समान होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित और सारी बातें अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।